नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के स्पेशल प्रोग्राम में ऑन डीआरएस इनसाइट्स। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। प्रदीप हल्दर जी, जो कि हैं फाउंडर एंड सीईओ पीएचडी कैपिटल के। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू नेहा मैम फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड वेरी गुड इवनिंग टू यू एंड सारे व्यूअर्स को। प्रदीप जी, अब सवाल आने शुरू हो गए हमारे व्यूअर्स के। तो पहले शुरू करते हैं। हमारे जो व्यूअर हैं सुमित अग्रवाल जी, उनका सवाल है। वो कह रहे हैं, वैसे तो वो कह रहे हैं कि आपको डीआरएस इनसाइट्स पर देखकर उनको काफी अच्छा लगा और वो काफी खुश हैं आपको यहाँ पर देखकर। और पूछ रहे हैं कि उन्होंने एनएफएल के 1000 शेयर लिए हैं 108.5 के रेट पर, और 125 से 130 तक ये कह रहे हैं पहुंचने में इस शेयर को कितना वक्त लगेगा। एनएफएल को कह रहे हैं अभी और एवरेज कर सकते हैं क्या, और मतलब एवरेज के लेवल्स बेसिकली क्या रहेंगे। देखिए, मिड कैप कंपनी है, 5,200 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 180 करोड़ के आसपास नीच प्रॉफिट भी है। अगर मैं प्रोमोटर होल्डिंग भी देखता हूँ ऑलमोस्ट 74% के आसपास है, तो बेसिकली मैं तो पॉजिटिव हूँ। बाकी इनका लोन भी देखेंगे, बीच में था, अभी लोन भी बहुत कम हो चुका है, अभी 107 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है जो एक बेस बनाने के बाद धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, एक मोरूबू जो कैंडल है बेसिकली 104 103 के आसपास बिल्ड हुआ है, अभी 107 के आसपास चल रहा है, एक रेसिस्टेंस है 113 के आसपास। अगर 113 के ऊपर सस्टेन करता है उस केस में बहुत जल्दी आपको एक बार 125 से लेके 130 का जो भाव है वो आते हुए दिखेंगे। बाकी बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 96। मुझे नहीं लगता कि 96 के नीचे जाना चाहिए। और बाकी थोड़ा बहुत चला है, लेकिन फर्टिलाइजर स्टॉक उतना चला नहीं है, तो मुझे लगता है एनएफएल नेक्स्ट बुलिश ट्रेंड में और भी रह सकता है, तो बने रहिए। ऑलराइट, बने रहने की सलाह है, पर आप कह रहे हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 96 लगा सकते हैं इस पर। प्रदीप जी, हमारे एक और व्यूअर हैं रमेश जी। उनके पास एनएचपीसी के 1700 शेयर हैं, 1700, और इन्होंने जो इनकी बाइंग प्राइस है वो है 99.5 का। अभी ये लॉस में चल रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रॉफिट आने में अभी कितना वक्त लग सकता है। तो अभी एवरेज भी करें या सिर्फ वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाएं। आई थिंक तो फिर उनका बाइंग अभी रिसेंटली नहीं, उनका बाइंग आई थिंक लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर अगस्त में ऑलमोस्ट 24 में प्राइस था और 9900 के आसपास हुआ से ब्रेक डाउन आया, ब्रेक डाउन के बाद ऑलमोस्ट 73 74 के आसपास। मैं मेरे सामने तो चार्ट भी नहीं है अभी इसका तो मुझे याद भी है, मैं इतना देखता हूँ, तो बेसिकली 72 73 के आसपास एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। आप देखेंगे 93 के आसपास मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस फेस किया है। सो एज हम्म। पर द माई इंटरप्रिटेशन मैम, मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश जो ब्रेकआउट है 93 के ऊपर भी आने वाला है। 93 के ऊपर ना आपको ज्यादा वेट करने का वो वैसा वाला सीन नहीं होगा। 93 के ऊपर मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 98 एंड 100 का टारगेट देखने को मिलेगा। और 100 के ऊपर भी इसका ऑल टाइम हाई भी आ सकता है। लेकिन जब तक 92 के ऊपर 90, क्योंकि एक दिन पहले ही 92 के ऊपर गया था, उसके बाद सस्टेन नहीं किया, फिर से फेल हो गया, तो बहुत टाइम से चल रहा है। अगर आपको एवरेज करना है, मेरा मानना ऐसा है कि मैं बहुत सेफ इन्वेस्टर हूं एंड एनालिस्ट हूं, तो मेरा सलाह हमेशा से यही रहता है कि आप बाई ऑन डीप कीजिए। एंड मुझे लगता है इसका प्राइस होना चाहिए 84 85। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो आपको मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 76 के आसपास, 76 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बने रहिए 93 के ऊपर, इसके अंदर जो एकदम आग लगने वाला सिचुएशन है वो होगा, अभी नहीं। हाँ, आप कह रहे हैं एनएचपीसी में अगर 93 का लेवल क्रॉस होता है तब आप कह रहे हैं कि 100 या उससे ऊपर ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। एवरेज करने की जो आपने प्राइसिंग बताई है वो 84 85 के अराउंड बताई है, और स्टॉप लॉस 76 का एनएचपीसी में आपने बताया है। अब फरहान जी हैं, उनका सवाल ये है कि उनके पास सेल के 220 शेयर हैं, सेल के 220 शेयर्स हैं। इन जो रेट है इनका वो है 149 का, और इनके पास अभी 3500 का लॉस है। कह रहे हैं बने रहें या निकल जाए। देखिए, 143 तक जाने का हाई पोटेंशियल है, अभी 132 के आसपास चल रहा है। बेसिकली इस काउंटर के अंदर ना उतना मोमेंटम नहीं होता है, थोड़ा धीरे चलता है। ऐसे जैसे कि कोई बाइक में चला रहा हूँ, वहां पे मैं 50 किलोमीटर पे स्पीड में चला रहा हूँ, कोई मैं कार चला रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, वहां पे मैं 100 किलोमीटर स्पीड से मैं भाग रहा हूँ, तो भगा रहा हूँ बाइक को। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि स्टॉक सही है, फंडामेंटल भी बहुत बढ़िया है, लेकिन ज्यादा चलता नहीं है। इसीलिए देखेंगे कि बहुत टाइम से, लास्ट टाइम भी मैं देख पा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 144 के आसपास था जब अक्टूबर 24 में था। सो वहां से नीचे गिरा, उसके बाद अभी 144 के अराउंड क्रॉस हो नहीं पाया, अच्छे से बेस बनाया, बेस बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है। मेरा मानना है कि आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 125। बहुत जल्दी आपको एक बार 138 और 144 के आसपास भाव मिल सकता है। अगर 144 के ऊपर जाता है, उस केस में आपको एक बार फिर से 156 160 के भाव भी मिल सकता है।
ऑल राइट, आप कह रहे हैं 144 को अगर क्रॉस किया तब आपको 156 तक का रेट देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस ऑफ 125 आपने सजेस्ट किया है। हमारी एक रेगुलर व्यूअर हैं ग्रीष्मा पालीवाल जी, और वो कह रही हैं नाइस टू सी सर ऑन योर चैनल, और मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछना चाह रही हूँ। ये जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, वो इन्होंने जो सजेशन मांगा है वो है चंबल फर्टिलाइजर पे, पॉलीकैब और प्रोटीन ई गर्फ, ई ओके। गवर्नमेंट थिंक। ओके। पॉलीकैब इंडिया, राइट? पॉली कैब लिखा है इन्होंने, और प्रोटीन ई गवर्नमेंट लिखा है, आई थिंक पॉली कैब इंडिया ही है। चंबल फर्टिलाइजर। ओके। देखिए बेसिकली चंबल में देखिए अभी 565 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि अच्छा एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद अभी ऊपर ही आ रहा है। रिसेंटली जो ब्रेकफॉल हुआ था, बेस बन चुका है। अगर 530 के नीचे नहीं जाता है तो इसमें कोई स्ट्रक्चर वाइज वीकली बेसिस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज का भी जो रैली है बहुत ही शानदार है। मुझे लगता है 540 एक आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। फ्रेश बाई इस काउंटर पे आप करके जा सकते हो। फिलहाल अभी वही है कि फर्टिलाइजर स्टॉक अभी चला नहीं है, तो मुझे लगता है ओके। 545 मैक्सिमम 35 एक बेस लेवल है। आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए इसमें। इस केस में आपका टारगेट होगा पहला 585 और सेकंड टारगेट होगा आपका 600 के आसपास। अगर 600 के ऊपर जाता है उस केस में आपको फिर से एक बार 640 से लेके 650 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। बाकी पॉलीकैब इंडिया में देखिए अभी 6140 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक जो लास्ट वीक का लो है ऑलमोस्ट 5850 के आसपास, यहाँ पे एक हाँ, अच्छा सपोर्ट बना लिया। बना। अच्छा सपोर्ट बनाने के बाद अभी कंसोलिडेशन कर रहा है नियर अबाउट। हमने देखेंगे कि लास्ट 4 से 5 हफ्ते से नॉन स्टॉप भाग रहा है। 4500 से 4800 से नियर अबाउट 6200 के आसपास हो चुका है। तो यहाँ पे फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं होगा मेरे ख्याल ओके। से। यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अगर होता है उस केस में बाई ऑन डिप करके जाइए। लेवल रहेगा 5800 5750, इस जोन पे आप बाई करके जाइए। और प्रोटीन में देखिए अभी 982 के आसपास चल रहा है, आज तो 3% के आसपास भाग भी चुका है। तो मेरा मानना है देखिए आईपीओ जैसे कि कोई भी स्टॉक में आईपीओ होता है और फ्रेश चार्ट रहता है, इसमें मेरा मानना यही होता है कि आईपीओ दिन का जो हाई है, अगर उसके दिन उसके ऊपर सस्टेन करता है, उस केस में उस स्टॉक में हाई हाई पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे साइकोलॉजी ही है। अगर मैं अभी दिल्ली से दुबई जाना चाहता हूँ तो घर से तो एटलीस्ट मुझे दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचना होगा, राइट? सो ऐसे ही मेरा मानना है कि जो आईपीओ दिन का हाई है उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है उस केस में यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम आने का पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो इस केस में अभी 982 के आसपास चल रहा है। मेरा मानना है कि एक बार अगर जो आईपीओ हाई है उसके ऊपर सस्टेन करता है उसमें आप बाई करके जाइए। फिलहाल अभी इस जोन पे बिल्कुल भी अब मेरा बाई करने का सलाह नहीं होगा, और जिनके पास है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 930। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं कि चमल फर्टिलाइजर्स इज लुकिंग प्रॉमिसिंग। पॉलीकैब में आपने कहा है कि अभी फ्रेश बाय नहीं, अनटिल अनलेस 5800 या 5750 के लेवल्स आए। और प्रोटीन ई गव में तो आपने कहा है कि अभी सलाह नहीं है फ्रेश इन्वेस्टमेंट की। शादाब खान जी हैं, वो कह रहे हैं कि नाल्को पर इनका सवाल है। नाल्को का इनका बाइंग प्राइस जो है वो है 192 का, और उसी पर ये गाइडेंस चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए इसके लिए ये आगे। बने रहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 182। बेसिकली ओके। अच्छा बेस बनाने के बाद अभी ऊपर आया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि चार्ट में एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया। जब जब मॉर्निंग स्टार पैटर्न वो भी बॉटम के जोन पे बनता है और उसके बाद जो मोरूबुजू कैंडल है वो बिल्ड होता है, तो मेरे ख्याल से वो बॉटम कंफर्मेशन होता है। ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स में हमने देखा है। तो मेरे मानना ये कि आप बने रहिए। आपका बाइंग के कॉस्ट टू कॉस्ट ये भी चल रहा है, बहुत जल्दी आपको एक बार 200 के ऊपर भाव जा सकता है, और उसके ऊपर भी अगर जाता है तो इस केस में आपको 225 से लेके 230 का प्राइस मिल सकता है। बने रहिए, लेकिन मल्टीपल रेसिस्टेंट वही है कि एक बार है 225 230 के आसपास, तो यहाँ पे भी बने रहने का सलाह होगा। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस 182 का लगाते हैं और नैल्को पर बने रह सकते हैं। आशुतोष रंजन जी, वो कह रहे हैं कि उनके पास 100 शेयर्स हैं HLE ग्लास कोट के, और इनका जो प्राइस है वो है 450 का। ओके। कौन सा नाम बताया मैम आपने? HLE लिखा है इन्होंने और ग्लास कोट लिखा है। ओके ओके ओके। आ गया, हाँ। 424 के आसपास चल रहा है। देखिए एक टॉप बनाया ऑलमोस्ट 460 के आसपास। इसमें प्रॉब्लम है कि लास्ट वीक ना बहुत चल चुका है स्टॉक। अब नियर अबाउट देखेंगे कि 300 से ऑलमोस्ट 460 के आसपास टॉप बनाया, तो टॉप बनाने के बाद अभी थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है। मतलब ऐसा सिचुएशन है, मैं बहुत दौड़ चुका हूँ, अभी मेरे पास उतना एनर्जी नहीं है, तो थोड़ा बहुत थक रहा है। तो ये हेल्दी होता है, करेक्शंस होता है, अच्छा होता है।
लेकिन इसका जो एक ट्रेंड चल रहा था ना लास्ट में, अगर वीकली चार्ट देख रहा हूँ कि 2024 से लास्ट एक साल 1.5 साल एक जो ट्रेंड था, उस ट्रेंड का ब्रेक करके अभी ऊपर आया है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको 470 से लेके 480 हाई केस में एंड डाउन प्राइस में मुझे लगता है एक बार 415 410 के आसपास कंसोलिडेशन होगा, यही 70-80 पॉइंट के अंदर घूमेगा। अगर इसके ऊपर मतलब 460 के ऊपर सस्टेन करता है, उस केस में यहाँ पे अच्छा खासा आपको रैली मिल सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसका सेल्स ज्यादा अच्छा नहीं है। मैं देख पा हम्म। रहा हूँ लास्ट 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ है -10% के अराउंड है। लेकिन मार्केट कैप ठीक ठाक है, 2,890 करोड़ के आसपास है। और प्रोमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट 66% के आसपास है। ईपीएस भी ₹6 के आसपास है, उतना अट्रैक्टिव नहीं है। सो स्टॉक पी देखेंगे 61 एंड इंडस्ट्री पे देखेंगे ऑलमोस्ट 37 के आसपास, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है कंपेयर टू इंडस्ट्री बहुत हाई पे चल रहा है। लेकिन देखिए, इंटरप्रिटेशन यही है कि स्टॉक अगर प्राइस एक्शन हो रहा है तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस रहेगा आपको यहाँ पे 395 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए, फ्रेश बाई इस जोन पे नहीं करने का। ऑलराइट, स्टॉप लॉस 395 को, फ्रेश बाइंग यहाँ पर ना करें। इनके पास सांगवी मूवर्स के भी 100 शेयर्स हैं, और जो इनका बाइंग प्राइस है सांगवी मूवर्स का वो है 311 का। शॉर्ट टर्म के लिए गाइडेंस मांग रहे हैं। देखिए, चार्ट पैटर्न उतना अट्रैक्टिव नहीं है, अभी 296 के आसपास चल रहा है। मेरा मानना है कि 284 के आसपास आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कभी भी अगर यहाँ पे आपको 284 285 के नीचे जाता है, उस केस में आप इस स्टॉक से एक बार एग्जिट करके जाइए। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत कंसोलिडेशन होने वाला है, बहुत टाइम आपको एक बार रुकने को हो सकता है। देखिए, जो हम्म। टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 720 के आसपास, वहां से लगातार नीचे ही है। बेस तो बना है लेकिन ये बेस कंफर्मेशन नहीं है। और हम्म। मेरा मानना है कि एक बार इस काउंटर पे आप एग्जिट कर जाइए तो ही बेटर है, अगर 284 का स्टॉप लॉस हिट होता है। फ्रेश बाय और एवरेज इस काउंटर पे नहीं करने का। ऑलराइट, फ्रेश बाय और एवरेज करने की सलाह नहीं है सांगवी मोटर्स के लिए, आशुतोष रंजन जी। और स्टॉप लॉस अब 286 284 के बीच मैम लगा आपने सकते बोला संघवी मूवर्स, राइट? हाँ, सांगवी मूवर्स, ओके। राइट। ऑलराइट। हमजा जी हैं वो, कह रहे हैं कि सर प्लीज मुझे बताइए एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस श्रीजी डीएलएम, जो कि एक बीएसई स्टॉक है, उसके बारे में ये जानना चाह रहे हैं। श्रीजी डीएलएम। हाँ जी। सॉरी, आई सर, थिंक मैं ट्रैक नहीं करता इस काउंटर को। ऑलराइट, कोई नहीं। सर शेजल जी हैं वो पूछ रहे हैं उनके ओके पास। मैम, मैं बता देता हूँ, आ चुका है। हाँ, मेरा टीम बहुत अच्छा है, हमेशा मैं अगर कुछ ढूंढ नहीं पाता हूं तो निकाल के दे देता है मेरे सामने। तो राइट, देखिए, यहाँ आईपीओ पे होने के ऑलरेडी बाद बहुत अभी देर। आईपीओ होने के बाद यहाँ पे अभी सस्टेन हुआ है आईपीओ हाई के ऊपर। तो आपको यहाँ पे एंट्री अगर लेना है, दिस इज अ परफेक्ट लेवल, 270 265 के आसपास आप एंट्री कर सकते हो। इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 240 के आसपास। 240 आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर के साथ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि बीएसई के है, आई थिंक ये एसएमई काउंटर भी हो सकता है। मेरे पास अभी ज्यादा डेटा नहीं है, लेकिन ऑलराइट। मार्केट कैप ज्यादा नहीं है, एकदम स्मॉल कैप है, तो ज्यादा वॉल्यूम नहीं आता है। प्रॉब्लम इसका ये है कि ज्यादा वॉल्यूम नहीं आता, मार्केट कैप ज्यादा नहीं है। एंड करंट प्राइस है 270 के आसपास, मतलब आप यहाँ पे 10-20 लाख का भी बाइंग करेंगे तो हो सकता है कि 5-7% चल जाए। तो ऐसे काउंटर्स पे आप, आई डोंट नो आपने क्यों चुना, लेकिन आपको बाई नहीं करना चाहिए। अगर आप बाई करना चाहते हो तो फिर 240 आपके स्टॉप लॉस मेंटेन करना सही होगा। ऑलराइट, 240 आप कह रहे हैं ऐसे लगा दें इस पे, और 265 से 270 के बीच अगर बाइंग करनी है तो करें। शहजल जमाल जी हैं, कह रहे हैं सर मुझे टीटागढ़ के बारे में बताइए कि क्या किया जाए। इन्हें 1180 की बाइंग है इनकी, कह रहे हैं एवरेज करूं या निकल जाऊं देखिए, एवरेज टीटागढ़। करना चाहिए। मुझे लगता है कि रेलवे इतना अभी चला नहीं है, तो अभी 944 ओके। के आसपास चल रहा है। और एक अच्छा बेस बनाया, ऑलमोस्ट 675 700 के आसपास एक बेस बनाया मतलब ऐसा बेसिंग। लास्ट टाइम जब मई 24 के आसपास था, उस टाइम पे इतना वॉल्यूम हुआ जिस टाइम पे अभी हो रहा है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डीआईआई है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है, तो बाइंग एक्टिव है। मुझे लगता है कि बेस बनाया, यहाँ पे फॉलो अप बाइंग भी आना चाहिए। तो बॉटम हो चुका है, अब बने रहिए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे एक बार 1050 से लेके 1100 के भाव आपको मिलेंगे विथ स्टॉप लॉस ऑफ 915 915 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहने का सलाह होगा इसमें भी। ऑलराइट, 915 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, कर लीजिए, और अभी बने रहें तो ज्यादा सही रहेगा। पीयूष पराशर जी हैं, कह रहे हैं सर ड्रीम फोक्स का एंट्री पॉइंट और शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होना चाहिए। ड्रीम ड्रीम,
ड्रीम फोक्स, FOLKS। ओके। अभी देखिए 268 के आसपास चल रहा है। मेरा मानना है कि इसमें एंट्री नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका ट्रेंड बहुत खराब है। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 23 में नवंबर के आसपास 560 टॉप बनाया, नीचे आया। उसके बाद जो सेकंड टॉप 520 में बनाया, नीचे आया। उसके बाद से थर्ड टॉप 400 के आसपास था, उससे भी नीचे आया। तो हर एक टॉप बना रहा है, नीचे आ रहा है। सो वीकली चार्ट खराब है, मंथली चार्ट खराब है, डेली चार्ट खराब है। तो आपको लेना क्यों है? आपको लेना ही नहीं है ऐसे स्टॉक जहाँ पे डेली, मंथली, वीकली पैसा लगाएंगे तो वीकली खराब हो जाएगा, और वेट करेंगे तो मंथली बेसिस पे खराब हो जाएगा, डेली बेसिस भी खराब ही हो रहा है। एंड फंडामेंटल भी उतना अट्रैक्टिव नहीं है। आप देखेंगे नियर अबाउट इंडस्ट्री पी भी सेम टू सेम स्टॉक का पी चल रहा है। आप रिटर्न ऑफ लास्ट 6 महीने की देखेंगे, ऑलमोस्ट 40% नीचे आ चुका है लास्ट 6 महीने में। तो मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है नेहा जी। तो बेसिकली मेरा मानना ये कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है और कोई स्टॉक जो डेली, वीकली, मंथली तीनों कैंडल्स पे नेगेटिव है, और लास्ट 6 महीने पे आपको ऑलमोस्ट 40% के अराउंड नेगेटिव रिटर्न दिया है, मतलब कुछ ना कुछ हमको नहीं पता जो कि मार्केट को पता है। सो हमें मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एज पर द प्राइस एक्शन आपको नहीं लेना है इस काउंटर को। ऑल राइट, अब आप ये बताइए प्रदीप जी, जो कोल इंडिया के बारे में आज हमने न्यूज सुनी है कि जो 32 जो बंद खदानें उनको खोलने का प्लान बनाया है, तो जिससे एनर्जी सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। तो साथ में हम ये देख रहे हैं कि कंपनी के शेयर्स जो है, इसमें लोग कह रहे हैं इन्वेस्ट करने का सही टाइम है, बढ़ सकते हैं। आपके हिसाब से कोल इंडिया को लेकर आपका क्या सजेशन नेहा मैम, लास्ट देखिए 2 साल से तो चला बहुत है, लेकिन प्राइस है? अभी वहां पे ही है जब ओवर 2015 प्राइस। में प्राइस था, वहां पे ही सेम ओ। प्राइस है। 2012 के आसपास जो प्राइस था सेम प्राइस है। तो लोगों का मानना ही होता है कि मैं बाइंग करूंगा और यहाँ से धमाका हो जाएगा, रॉकेट हो जाएगा। ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए 2015 का वही प्राइस था 400 के आसपास, 412 के आसपास, वही आज 400 के आसपास ही है। हाँ, वो बात सही है कि देखिए 2015 के आसपास जो प्राइस था वहां से गिरते गिरते 117, 120 के आसपास आया था। अभी फिर से बॉटम बना के घूम के स्टॉक ने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई लगा के आया 540 के आसपास। लेकिन ये जो रिट्रेसमेंट चल रहा है, मुझे लगता है कि रिट्रेसमेंट स्टॉक के लिए होना चाहिए, और जितना ज्यादा रिट्रेसमेंट होगा उतना ही अच्छा तेजी उस स्टॉक में बन सकता है जब हाँ। ब्रेकआउट आएंगे तो। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे 420 इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, उसके बाद यहाँ पे एक बार 450 से लेके 460 एक प्राइस आपको मिल सकता है। लेकिन मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं हूँ कोल इंडिया पे, क्योंकि मैं तो प्राइस एक्शन के साथ ही जाता हूँ। 2015 का प्राइस में आज 2025, 10 साल हो गया, वही का वही है स्टॉक। तो इसमें आप मेरा माने तो बाई नहीं करना चाहिए। अगर आप बाई करना चाहते हो फंडामेंटल पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बाई करना चाहते हो वो भी 420 के ऊपर आपको करना चाहिए। ऑल राइट, क्योंकि तभी उम्मीद है कि स्टॉक बढ़ पाएगा आपके हिसाब से। प्रभात जी हैं, पूछें KEI किस प्राइस पर ले सकते हैं? देखिए केया इंडस्ट्री लास्ट 2 से 3 हफ्ता लगातार चल रहा है, और देखेंगे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये 2020 अक्टूबर से जो ऑल टाइम हाई लगाया, कभी भी अपना जो वीकली एवरेज प्राइस है उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है केया इंडस्ट्री में। तो बेसिकली अभी 3790 के आसपास चल रहा है, 3790 के आसपास चल रहा है। मेरा मानना है कि जो रिसेंटली टॉप लगाया ऑलमोस्ट 3820, ऑलरेडी हम्म। टॉप बन चुका है रिसेंटली। आज का भी हाई देखिए 3850 के आसपास। तो अगर आप एंट्री लेना चाहते हो फ्रेश, तो मुझे लगता है एक बार 3500 से लेके 3650 एक जोन है, उसमें आप एक बार लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है। आप देखेंगे कि 2700, 2800 से नॉन स्टॉप हम्म। 1000 पॉइंट रैली हो चुका है। सो 1000 पॉइंट का रैली अभी हो चुका है, तो 300 से 400 पॉइंट का एक एक्सपेक्टेशन मैं करके जा रहा हूँ। फिलहाल आप बाय करके जा सकते हो, या अगर यहाँ से 200 पॉइंट का करेक्शन मिलता है उस केस में आप ऐड कीजिए। फंडामेंटल स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट 696 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है। मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है, 36,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो लिक्विडिटी का इसका इसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं। ईपीएस भी 72 के आसपास है। लास्ट 6 महीने में थोड़ा बहुत नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन जो बेस बनाया, और यहाँ पे भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न, उसके बाद बेस बनाने के बाद अभी ऊपर चल रहा है। तो एक बार बाय करने का सलाह होगा, बाय ऑन डीप करके आपको जाना है। बाय ऑन डिप 3500 टू 3650 के लेवल्स के बीच, ये आप सजेस्ट कर रहे हैं। शशिधरन जी हैं, वो पूछ रहे हैं अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन, इनका जो बाय प्राइस है 1624 का है। कह रहे हैं स्टॉप लॉस बताइए कहां पर लगाना चाहिए। कौन सा स्टॉक बताया मैम आपने? अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन। AZAD राइट? ADVAIT। AD अद्वैत। ओके, यस। देखिए बीएससी का मैं चार्ट देख रहा हूँ, अभी 1701 के आसपास चल रहा है। अच्छा बेस बनाया, बेस बनाने के बाद अभी सस्टेन भी हो रहा है। तो मुझे लगता है आप बने रहिए।
यहाँ पे फ्रेश बाई करना थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। फ्रेश बाई अगर आपको करना है कि 1670 से लेके 1680 का एक भाव, मतलब यहाँ से भी 20-30 पॉइंट नीचे अब बने रही, इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर वाइज खराब नहीं है, लास्ट 2 हफ्ते से चल रहा है। और सपोर्ट भी एक अच्छा खासा 1475 से लेके 1490 के आसपास। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना है नेक्स्ट 6 से 8 महीना, तो ही आप इस काउंटर पे एंट्री कीजिए। उसमें आपको 1490 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मुझे लगता है अगर एक बार 1725 इसके ऊपर जाता है, तो उस केस में आपको एक बार 1795 से लेके 1850 का लेवल मिल सकता है। ऑलराइट, तो स्टॉप लॉस आपने 1490 का बताया शशिधर जी को। पंकज अरोड़ा जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार सर, प्लीज मुझे एडवाइस कीजिए रसी इलेक्ट्रोड्स पर। RASI, रसी इलेक्ट्रोड्स, इनके पास जो बाइंग प्राइस है वो 38 का है। ओके, 38 का है, अभी तो 19 के आसपास चल रहा है। लेकिन ये बेस जो बनाया है ऑलमोस्ट 16 के आसपास, से कंफर्मेशन नहीं है। और मुझे लगता है यहाँ पे आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास है तो फिर आप 17.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि कंपनी बहुत ही छोटा है, स्मॉल कैप है। 60 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, मतलब अगर मैं आज 5 करोड़ का बाइंग ही लगा दिया, कल तो अपर सर्किट। तो ऐसे स्टॉक्स पे हमेशा एक बार स्टडी कीजिए, फंडामेंटल थोड़ा बहुत। अब प्रोमोटर होल्डिंग भी ज्यादा नहीं है। अगर मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ, अगर मेरे पास ही मेरा कंपनी का शेयर होल्डिंग नहीं है, तो मैं उस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करूंगा। इसमें प्रोमोटर होल्डिंग है ओनली फॉर 28% के आसपास, और जहां पे पब्लिक ज्यादा बहुत रहता है वहां पे प्रदीप हल्दार नहीं रहता है। सो मेरा मानना है कि 19 के आसपास चल रहा है, आप 17.50 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और इसमें आपको एंट्री नहीं लेना है, ये ज्यादा आपको मुनाफा नहीं देगा। ऑलराइट, ये सजेस्टेड नहीं है, और स्टॉप लॉस के लेवल्स ऑलरेडी प्रदीप जी ने आपको बता दिए हैं। अनिल यादव जी हैं, कह रहे हैं सर प्लीज मुझे PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में क्या करना है ये बताएं, मेरी बाइंग रेट है 800 का। एक्सेलेंट चार्ट है, एक टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद नीचे आया, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है इसमें, और मुझे लगता है कि फंडामेंटल भी ठीक ठाक है। ऑलमोस्ट देखेंगे कि नीट प्रॉफिट 288 करोड़ के आसपास है। लिक्विडिटी का भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलमोस्ट 21,626 करोड़ के आसपास आज के डेट के हिसाब से मार्केट कैप है। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे हो रहा है वो है 730 के आसपास। तो फाइनल 725 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। इस केस में आपका रिस्क रिवार्ड जो रेशियो है बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि अगर आप करंट जोन से बाई करते हो, आपको मैक्सिमम 30 रुपीज का स्टॉप लॉस, 35 रुपीज का स्टॉप लॉस हो रहा है। तो आप 730-725 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जो नेक्स्ट 52 वीक हाई है, ऑल टाइम हाई है, वो भी आपको आता हुआ दिख सकता है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है, और इतना कन्विक्शन क्यों है, क्योंकि 15 अप्रैल 2014 में जब स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट दिया था ऑलमोस्ट 245 के आसपास, 245 से 1050 के आसपास हाई लगाया, लेकिन 1023 के आसपास हाई लगाया। लेकिन कभी भी जो अपना वीकली एवरेज प्राइस है उसके नीचे क्लोज नहीं गया। ऊपर जाता है, नीचे आता है, लेकिन वीकली क्लोजिंग प्राइस के नीचे नहीं जाता है। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, चार्ट में हमेशा यही होता है। सो आप एक बार बने रहे हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 730-725, एक बेस है। आप करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो। तो अनिल जी 730-725 के स्टॉप लॉस को आप मेंटेन करिए। प्रदीप जी प्रॉमिसिंग लग रहा है उनको आपका स्टॉक। शशिधर जी हैं, फिर से पूछ रहे हैं, इनके पास मरीन इलेक्ट्रिकल्स इन्होंने बेच दिया था, प्रॉफिट भी इन्होंने कमा लिया 238 पर। कह रहे हैं अब मैं फिर से मरीन इलेक्ट्रिकल्स खरीदना चाहता हूँ। तो कह रहे हैं, और 1 महीने का इनके पास टारगेट है, तो कह रहे हैं कि क्या ये लेवल्स अभी ठीक है जो करंट हैं, इनमें एंट्री लेनी चाहिए मरीन इलेक्ट्रिकल्स में। देखिए, रिसेंटली एक टॉप बना दिया ऑलमोस्ट 241-242 के आसपास, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पे हेल्दी करेक्शंस बाकी है। 225-220 के आसपास मिल अगर आता है, उस केस में आप ये इसमें एवरेज बोलेंगे या तो फ्रेश बाई आप करके जा सकते हो। नियर अबाउट 3200 करोड़ के आसपास कंपनी है, 38 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी है, 68% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग भी है। लास्ट 6 महीने में थोड़ा बहुत नेगेटिव रिटर्न दिया है, अप्रॉक्स 22% के आसपास। लेकिन फंडामेंटल उतना खराब नहीं है, टेक्निकली आप बने रह सकते हो इसमें। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 205 के आसपास, और आप फ्रेश एंट्री लीजिए 225 से लेके 220 के आसपास कभी भी मिलता है तो। अच्छा, 220 से 225 के बीच एंट्री ले सकते हैं, और 205 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पंकज जी का एक और क्वेश्चन है, क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के इनके पास शेयर हैं, इनके पास जो प्राइस है, बाइंग प्राइस है, वो है 469 का। 3 मंथ्स का टारगेट है, पूछ रहे हैं, और स्टॉप लॉस भी पता करना चाह रहे हैं, अगर ऐड करें और तो किन लेवल्स पर ऐड करें। कितना प्राइस में मैडम आपने बाई बोला?
469। 469 बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड एज पर द माई आईपीओ हाई स्ट्रेटेजी इसके ऊपर ही अभी सस्टेन हो रहा है। इसमें तो आज ही ब्रेकआउट आया है, और लास्ट वीक भी हमने देखा था कि 461 के आसपास एक लो लगाया था, उसके बाद लगातार अभी इस हफ्ता भी चल रहा है। आज भी ऑलमोस्ट 7.5% के आसपास क्लोजिंग हुआ है। सो 520 के आसपास चल रहा है, बने रहिए। आपको यहाँ पे अगर ऐड करना है, मुझे लगता है कि थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है काउंटर, क्योंकि ज्यादा मार्केट कैप नहीं है। तो इस केस में आप एक बार 510 एंड 505 के आसपास कभी भी मिलता है तो आप बाई ऑन डीप करके जा सकते हो। फिलहाल ब्रेकआउट है, नेक्स्ट जो एकदम नीला खुला आकाश है उसमें जाने के लिए रेडी है स्टॉक। आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 480। 480 अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करते हो तो आपका बाइंग प्राइस के ऊपर है। तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 480 में, कभी भी नीचे आता है तो आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत आप 6 से 8 महीना मैक्सिमम दे सकते हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से भी 25 से 30% आपको एक बार मुनाफा देके जाए। ऑल राइट, तो इन ऑन 3 मंथ्स का व्यू का था, आप कह रहे हैं अगर 7-8 मंथ्स रुक सकते हैं तो मे बी प्रॉफिट्स कैन बी बेटर इन दिस केस। अब प्रभात नारायण जी हैं, पूछ रहे हैं शिल्चर टेक्नोलॉजी किस प्राइस पर ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। शिल्चर टेक्नोलॉजी। ओके, देखिए 5,575 के आसपास चल रहा है। इसमें एक ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 5,800 के ऊपर, और उसके बाद टॉप बनाया ऑलमोस्ट 6,000 के ऊपर। टॉप बनाने के बाद फिर से नीचे आ रहा है। बेसिकली हेल्दी करेक्शंस में देखता हूँ इसको। एंड ब्रेकआउट के बाद बहुत सारे ऐसे कंपनी होता है जहाँ पे रिट्रेसमेंट होता है। सो चार्ट में रिट्रेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रिट्रेसमेंट नहीं करके ऊपर चला गया, मतलब आप दौड़ रहे हो कहीं पे, रुका नहीं आपने, और आपका जो गाड़ी है वहां पे भी आपने पेट्रोल डाला नहीं, तो आप जा सकते हो लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो। तो ये अभी पेट्रोल डालने का काम हो रहा है यहाँ पे। सो मुझे लगता है कि 5,300 5,200 एक अच्छा पोटेंशियल बाइंग जोन है, आप बाई ऑन डीप करके जाइए। और जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 4,850। ऑल राइट, स्टॉप लॉस ऑफ 4,850 आपने कहा, बाय ऑन डिप की सलाह है। अनिल जी कह रहे हैं प्रदीप सर मैंने आपके रिकमेंडेशन पर आज केप्री ग्लोबल बाय किया है, और मेरा जो इनका बाइंग प्राइस है वो 178 का है। तो लग रहा है आपको और प्लेटफॉर्म्स पर देखकर इन्होंने आज ये केप्री ग्लोबल बाय कर लिया है, और कह रहे हैं सर अब आगे क्या करना चाहिए इसमें। देखिए 2 दिन से लगातार रैली हो रहा है। पहला दिन जब मैंने बोनस पे कॉल दिया था उस दिन टारगेट अचीव, और सेकंड आज मैंने आई थिंक मनी 9 पे कॉल दिया फ्रेश। तो अभी ऊपर गया था, थोड़ा बहुत सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आ गया है आज। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको फ्रेश थोड़ा एक बार आपको 1.5 से 2 हफ्ते का व्यू बनाना चाहिए। फंडामेंटल ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, और इसमें वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त आया हुआ है। इसमें थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी है, तो वॉलेटिलिटी के लिए आपको एक बार 166 165 के आसपास एक स्टॉप लॉस, क्योंकि मैं 2 से 3 दिन का नहीं, नेक्स्ट एक बार आपको व्यू दे रहा हूँ 1 से 1.5 महीने का। इन केस अगर कल या परसों या एक हफ्ते में मूव आ जाता है तो तब तो सही है, अगर मूव नहीं आता है उस केस में आपको 166 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना सही होगा। मेंटेन कीजिए और बने रहिए, बहुत जल्दी आपको 200 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। ऑल राइट, अब्दुल जी हैं अमार राजा पर इनका सवाल है। ये कह रहे हैं अमार राजा अभी बाय कर सकते हैं या नहीं। ओके, देखिए अमर राजा एनर्जी, राइट। जी। ओके, अभी 1,012 के बैटरी आसपास चल रहा है। बैटरीज वाला। ओके, तो 1,012 के आसपास चल रहा है इसमें अभी। सो मुझे लगता है कि आप बने रहिए। और एक कंसोलिडेशन पैटर्न है, कंसोलिडेशन पैटर्न अभी चलने वाला है। यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट भी नहीं है, फ्रेश ब्रेकडाउन भी नहीं है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आप साइड में मैक्सिमम 50 पॉइंट एंड डाउन साइड में मैक्सिमम 50 to 70 पॉइंट नीचे हो सकता है। फ्रेश ब्रेकआउट इसमें नहीं है। थोड़ा बहुत आपको टाइम करेक्शन यहाँ पे देना होगा। फंडामेंटल भी अच्छा ही है, ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है। एंड लास्ट थोड़ा बहुत डेट इनका इंक्रीज हुआ है, और लास्ट आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो टॉप था टॉप से भी बहुत नीचे आ चुका है। तो एक बेस बनाने का भी ट्राइंग हो रहा है यहाँ पे, लेकिन बेस सक्सेसफुली बना नहीं है। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय इस काउंटर पे भी नहीं करने का। अब्दुल जी ये भी पूछ रहे हैं कि जुपिटर वैगन पे JW पर आपकी क्या सलाह रहेगी इनको। जुपिटर वैगन मेरा वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है। 400 के ऊपर, 410 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरा सेगमेंट भागा है, जुपिटर वैगन उतना अभी भागा नहीं। तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 374 से 75 के आसपास। हो सकता है कि आपको एक दिन डीप भी मिले 490 के आसपास, 495 के आसपास। लेकिन 400 के ऊपर अभी है, बहुत ही स्ट्रांग है, बने रहिए। रिसेंटली एक टॉप बनाया था 450 के आसपास। तो अभी का जो फिलहाल टारगेट बन रहा है वो है 440 450 के आसपास। अगर एक बार 450 के ऊपर सस्टेन
करता है, उस केस में हम्म। नेक्स्ट आपको 525 से लेके 550 का भी टारगेट यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो बने रहिए, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो, लेकिन उस केस में मेरा फ्रेश बाई का एंट्री प्राइस होगा 390 395 के आसपास। ऑलराइट। फ्रेश बाय के लिए आप कह रहे हैं 390 393 के आसपास रहेगा। अगर 450 के लेवल्स क्रॉस होते हैं तो 525 तक भी जा सकता है। अब प्रदीप अल्लर जी मुझे ये बताइए, अगर 1 लाख रुपए किसी को इन्वेस्ट करने हैं तो ऐसे कौन से 5 स्टॉक्स हैं जो आप कहेंगे जिनमें उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लाख रुपए अगर आप निवेश करना चाहते हो तो एटलीस्ट इस इक्विटी मार्केट में आपको नेक्स्ट मिनिमम 2 साल का व्यू तो रखना चाहिए। इफ यू हैव पेशेंस फॉर 2 इयर्स, नेक्स्ट 2 इयर्स, सो मुझे लगता है आपको डिफेंस में HAL एंड BEL, एंड IT में TCS, एंड बैंकिंग में इंडियन बैंक ऑल टाइम हाई के ऊपर अभी सस्टेन हो रहा है, तो इंडियन बैंक हो गया, HAL हो गया, BEL हो गया। और एक जो पीक जो मैंने आज ही शेयर किया था, कंपनी का नाम है सनकरा, SHANKARA, अभी 1025 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है और टेक्निकली भी ब्रेकआउट आ चुका है। आपको इस काउंटर को भी लेना चाहिए नेक्स्ट 12 से 15 मंथ का व्यू से। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको 1300 से 1400 का भाव यहाँ पे आना चाहिए। तो एक हो गया मेरा TCS, क्योंकि इसमें लॉजिक वही है कि डोनाल्ड ट्रंप का न्यूज चल रहा था, IT बहुत पिट चुका था, IT चला नहीं है। अभी IT रिकवरी हो रहा है, टॉप से अभी हो देखेंगे रही। 30% नीचे आया था, अभी भी 18% IT नीचे है, तो मैं डीलर के साथ ही जाना पसंद करूंगा। अब TCS लीजिए, उसमें आप डिफेंस काउंटर में ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि BEL अभी देखेंगे 390 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन BEL थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूएशन के साथ अभी ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है टारगेट तो आएंगे 460 470, लेकिन आपको चलना है बाय ऑन डिप, क्योंकि मैं सेव इन्वेस्टर हूं। तो आपको एक बार एंट्री लेना है 370 375, कभी भी आता है एक बार वेट करके जाइए। एक दिन तो आप एक ना एक दिन तो आपको डिप मिलेगा। हो सकता है कि 1 महीना लगे, हो सकता है कि आपको और 15 दिन लग जाए। तो BEL लेके जाइए, हैल को लेके जाइए, कभी भी अगर आपको 4800 से 4750 के आसपास मिलता है, हैल को लेके जाइए। तो TCS, BEL, हैल और सनकरा, इस काउंटर 4 5 काउंटर पे आप डाइवर्सिफाइड कीजिए, 25 25 25, और विथ जो स्टॉप लॉस है वो भी फॉलो कीजिए। अगर आप BEL अभी लेते हो तो इस केस में आपको 340 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर आप TCS लेते हो आज के डेट के हिसाब से, मुझे लगता नहीं कि TCS में ज्यादा आपका रिस्क होगा। 3460 के आसपास चल रहा है, आपको बस एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3150 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जैसे ही जियो पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ सही हो जाएगा, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ज्यादा आपको वेट कराएगा इस पर्टिकुलर काउंटर, क्योंकि मार्केट लीडर लीडर है और अभी बहुत टाइम से चला नहीं था, रैली भी आ रहा है, तो इसमें भी आप पोजीशन लीजिए। अगर आप सनकरा बाई करते हो 1025 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे आपको एक बार 980 से लेके 990 के बीच में आप बाई कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 910 के आसपास। तो ऐसे 4 5 स्टॉक पे आप डाइवर्सिफिकेशन करके चलिए, और नेक्स्ट 2 साल का व्यू और इंडिया के ऊपर पैसा लगाइए, तो आपका पैसा बनने का चांसेस। और कोई जो रिटेलर जो यूट्यूब में फॉलो इन्फ्लुएंसर को ज्ञान को सुन के ले रहा है, उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा। और मैं तो एक चीज कहूंगा, मैंने तो रिकमेंडेशन दे दिया, लेकिन फिर भी आपको स्टडी करना है, क्योंकि जब भी मैं स्टडी का बात बोलता हूँ यहाँ पे मुझे एक बहुत ही अच्छा बात याद आता है कि मार्केट में लॉस तो होगी, तुम रुक सकते हो तो रुको, मार्केट में लॉस तो होगी, तुम रुक सकते हो तो रुको, सभी है भीड़ में टिप्स लेने में, तुम भी लेना चाहते हो तो लो। देखिए, बिना सीखे बिना जाने कौन वाह अमीर वाह। बनता है, बिना सीखे बिना जाने कौन अमीर बनता है, बस जो पसीना बहा के सीखता है मैडम, वही पैसा बनाता है, वही पैसा बनाता है, वही पैसा बनाता है। सीखते रहिए और ऐसे निवेश करते रहिए। मेरे ख्याल से सबक वही याद रहता है जो मुसीबत के वक्त सीखा जाए। एग्जैक्टली exactly। बहुत बहुत थैंक यू। बस जाते जाते एक और हमारे सवाल आया है पीयूष जी का, प्रीमियर एनर्जी पर एंट्री लेवल पूछ रहे हैं ये आपसे, और शॉर्ट टारगेट। प्रीमियर एनर्जी, राइट? हाँ जी। एंट्री लेवल्स और शॉर्ट टर्म टारगेट। ओके। देखिए, अभी ऑलमोस्ट 1084 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको अगर एंट्री करना है, आप 1045 1050 का एक जोन है जहां पे एक बेस बनाया था, तो एक बार अगर उसका नियर में आता है, मतलब 1060 1055 1055 इसके आसपास आता है, तो आप बने रहिए जिनके पास है, और फ्रेश एंट्री उस जोन पे आप कीजिए। इस केस में आपका टारगेट होगा पहला, वो है 1130 का, और सेकंड, अगर आपके पास 6 से 8 महीने का व्यू है, फ्रेश 20 से लेके 25% आप मूवमेंट मैं देखता हूँ इस काउंटर पे। और लार्ज कैप कंपनी है, 48,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 937 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 306% के आसपास रहा है।
तो मुझे लगता है कि बहुत प्रॉमिसिंग स्टॉक है। 64% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है, और जहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा रहता है, मैं थोड़ा बहुत कंफर्टेबल ज्यादा रहता हूँ। तो स्टॉक पे तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट है, आपको स्टॉप लॉस भी लगाना होता है। तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा यहाँ पे 960। ऑलराइट, स्टॉप लॉस ऑफ 960। और आप कह रहे हैं अगर व्यू 6 मंथ्स प्लस का रखें तो 25% तक आपको देखने को मिल सकता है प्रॉफिट। विनोय छेत्री जी हैं, पूछ रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के शेयर्स हैं इनके पास, इनका जो बाइंग प्राइस है 27.38 का है, कह रहे हैं मैं प्रॉफिट बुक कब करूं, किन लेवल्स पर? देखिए, साउथ इंडियन बैंक अभी उतना रैली हुआ नहीं, क्योंकि पीएसयू बैंक जो भी है ना, उतना रैली अभी यहाँ पे हुआ नहीं, आया नहीं। तो मुझे लगता है कि एक जो बेस है, बेसिकली वो बेस है 27-26 के आसपास बनाया है। 30 के आसपास चल रहा है, बने रहिए। 34-35 बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। लास्ट टाइप का भी जो टॉप है आप देखेंगे 34 के आसपास है। तो मेरा मानना ये है कि बने रहिए, 34 बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। कब? जब इंटर द बैंकिंग सेक्टर चलेंगे। अब बैंक निफ्टी लगातार 52 वीक हाई बना रहा है, लाइफ टाइम हाई बना रहा है। बैंक निफ्टी पे ऐसा ही अभी होगा कि 2000 पॉइंट रैली, फिर से 500 पॉइंट का एक बार फिर से आपको डाउनफॉल, फिर से 1500 पॉइंट का रैली, फिर से 1000 पॉइंट का एक बार गैप डाउन, डाउनफॉल। तो आपको बस यहाँ पे बने रहने का है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 27। ऑल राइट, थैंक यू सो मच प्रदीप जी, आज हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना इतना सारा कीमती वक्त हमें देने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे प्रदीप जी? देखिए, जो भी स्टॉक में मैंने बाय किया बताया ड्यूरिंग द सेशंस, कोई भी स्टॉक पे मेरा पर्सनल या तो हमारे कंपनी का और जो एनालिस्ट है किसी का भी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। एंड बेसिकली बहुत सारे स्टॉक हमारे क्लाइंटों के पास हो सकता है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है, लाइक हेल एंड बीईएल ऐसे काउंटर, टीसीएस ऐसे काउंटर। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले आप एक बार आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको।